और करप्ट लोगों को टिकटिकी पे चढ़ाया जाता है। चीफ जस्टिस को सदर बना दिया जाता है। जो भी होता, मैं कवर ड्राइव खेलता हूँ, मैं ऐसी बात खेलता हूँ करता हूँ जिसकी गुंजाइश हो, और वफा और जफा में एक नुक्ते का ही फर्क होता है। क्या लगते हैं, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। सो एक नुक्ता बड़ा कीमती होता है, और मैं ये कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं अक्लमंद लोगों से मुखातिब होता हूँ। सो मैं जिनका लीडर अपने आप को समझता हूँ या जिनका वर्कर अपने आप को समझता हूँ, उनकी मैं सोच समझता हूँ, इनको फहम है, ये माशरे का बोझ नहीं है। माशरे का बोझ ये है कि इस वक्त खुद पाकिस्तान की फौज जो है एक बहुत बड़े एसाबी तनाव से गुजर रही है। ये फौज कोई लीबियन फौज नहीं है या जॉर्डानियन फौज नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज है, जहां फिक्र है लोगों को। और उनको ये भी पता है, वो लोग नहीं है कि भाई जिनको ये नहीं पता कि जमहूरियत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोई जमहूरियत चाटने वाला अदारा नहीं है ये, वो कोई नमक नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, स्पाइसेस नहीं है, ये अमल करने वाले लोग हैं। और वो ये महसूस करते हैं कि आज की दुनिया में उनकी मजबूरी है, जमहूरियत को रोना नहीं जा सकता, लेकिन जिस वक्त मुल्क को रोनने की बात आ गई और मुल्क उस नुक्ते पे पहुंच गया, फिर नहीं देखेंगे कि आर्टिकल 6 लगता है या क्या लगता है, फिर वो रोन जाएंगे। अभी भी चांसेस हैं कि मार्शल लॉ आ सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अदारा खुद अपने बहुत बड़े तनाव और खिंचाव में गुजर रहा है, और उनको बहुत बड़ी अपने आप के अंदर से एक उनकी एक लहर है, जो जिस तरह मैं आपके सामने टीवी पे बात कर रहा हूँ, मुझे एक केस हुआ कि 2 ऑफिसर्स मेरा प्रोग्राम सुन के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका फ़ोन पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि आप शेख रशीद का आपको कॉल किया, आपने कॉल की शेख रशीद को। उन्होंने कहा की, उन्होंने कहा हम उसको अपना स्पोक्स पर्सन समझते हैं कि हम यहाँ इस बुलंदी पे बैठे हुए हैं, अल्लाह की सरजमीन पे इतनी बड़ी -30 और 25 में बैठे हैं, और हम उसको सुन रहे हैं, हमारी तर्जमानी कर रहा है, हम समझते हैं कि हमारा एक बंदा बैठा हुआ बात कर रहा है, अगर आपने हमें कोर्ट मार्शल करना, जो कुछ करना करें, हम छोड़ देते हैं, हमने सुना है, हमने उससे बात की है। सो उसका नहीं हुआ उनका ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल। सो देखें फौज के अंदर, अभी आज कल मैं एक इफ्तारी में था, एक जनरल साहब मुझे मिले, बहुत उन्होंने कहा शेख रशीद क्या तेरा मसला है, क्यों इतना तू बाहर खेल रहा है पिच से और लाइन और लेंथ से बाहर शाटे मार। मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, पहले मेरे मोहल्ले में 2-4 बड़े खानदानों के बच्चे फौज में थे, जनाब साहब हमारे मोहल्ले में थे, हज़रत अली साहब, ये हमारे इनके वालिदैन, हमारे अशरफ सैंडो साहब हमारे मेंबर थे, हम इनकी। अब मेरे मोहल्ले में लातादात सुबह लड़के जो है मोटरसाइकिलों पे जाते हैं यूनिफॉर्म पहने, ये हमारी क्लास का क्राउड है, दे नो के निहारी वाले के पास क्या हो रहा है। ये वो कैंटोनमेंट नहीं रह गए कि जब कैंटोनमेंट शहरों से बाहर होते थे, वो ज़ाहिर वो घर से एक आग और सोच, सारा मोहल्ला रात को बिलक रहा होता है बच्चे। आप यकीन करें मेरे मोहल्ले में कोई इतने बच्चे हैं कि जब ये बिजली जाती है तो सारे बाजमात रोना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छा भला म्यूजिक लगा होता है भावड़ा बाजार में कि बिजली गई और बच्चों ने यकसाथ रोना शुरू कर दिया। ठीक, सो द थिंग्स आर डिफरेंट। शेख साहब से बड़ी पते की बात उन्होंने की है कि रिजेंटमेंट है एक बड़े इदारे में, और मार्शल लॉ को भी हम किसी तौर पे अगर ऐसे हालात रहे तो आर्टिकल 6 की बाद में बात होगी, बड़े सादे से लफ्ज़ों में उन्होंने बात कर दी है। लेकिन खुद दिफा पाकिस्तान में शेख साहब हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि ISI चीफ जब अमेरिका जाते हैं, बहुत सारे मामला तय करते हैं, तो फिर फौज के अंदर क्या रिजेंटमेंट होती है या नहीं होती है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शेख साहब ने बात की थी कि रिजेंटमेंट है और जो हालात हैं, इसको अगर हम कहें कि आर्टिकल 6 तो फिर बात की बात हो जाएगी। शेख साहब आपने बड़ा ओपन फेयर आपने किया, और आपने कहा कि आपको स्पोक्स पर्सन भी कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान का, लोग आपको फील करते हैं कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन जब DG ISI अभी खामोशी से अमेरिका गए और बहुत सारी बातें सामने भी आईं, तो उस वक्त क्या फ़ौज के अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं हुई? मैं समझता हूँ हर DG ISI को अमेरिका जाना लाजिम है, ये लोगों में ऐसी बात है। और जो DG ISI जो है, देखें पहले DG ISI का सेक्शन था, कितना एक ब्रिगेडियर बैठता था जब हम बच्चे थे स्कूलों में थे, आज 11 या 13 जर्नैल बैठते हैं, 9 से तो ज्यादा ही हैं। देखिए अब दुनिया में पाकिस्तान में अनडिक्लेयर वॉर है, और जो भी DG ISI आने के बाद अमेरिका नहीं गया, तो मेरा ख्याल है उस DG ISI की कुलेशन और उसकी परफॉर्मेंस जो है इतनी, ये सब देखें ना हमारी ट्यूनिंग कहाँ से है। हम जो मर्जी कर लें,
लेकिन जब बहुत बड़ा हमारे पर सैंक्शंस लगी एटॉमिक ब्लास्ट के बाद, उस वक्त भी पेंटागन की और आईएसआई की एक CIA और आईएसआई की एक अंडरस्टैंडिंग थी। फौज देखे ना, जब जियाउल हक आया उसने सबसे पहले, जब सदर मुशर्रफ आया उसने ये सब लोग जो पाकिस्तान के जितने टैलेंटेड लोग होते हैं जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो मॉस्को नहीं जाता, कोई उधर साउथ अफ्रीका तो नहीं जाता। फिर सर दोहरा में आ रहा है ना कि जब सियासतदान बेचारे बात करते हैं, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं तो उन पे तनकीद होती है। अब वही काम फौज कर रही है। कोई आप लोग डीपीसी कहाँ है इस वक्त दिफा पाकिस्तान? देखें सियासतदान जो है, क्या किसी ने पूछा क्या मुआहदे हो रहे हैं आपके और उनके बीच, क्या क्या बात हो रही है? देखें सियासतदान जो है, इतना बड़ा सियासतदान इस मुल्क की जरूरत है जो सबको एक आंख से देखे और आंख दिखाने की पोजीशन में। ये काने हैं खुद। लेकिन अगर मैं किसी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ क्या बोल सकूंगा अगर मैं खुद ही बेईमान हूं? मेरी 2 फाइलें मुझे दिखाएंगे तो शाम को मैं चुप हो जाऊंगा, मैं एक डिफरेंट ट्रैक से थर्ड डोर चैनल से निकल जाऊंगा। सो DGISI का अमेरिका जाना ये प्रोफेशनल है और उसकी स्ट्रेटजी, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या तय हुआ है सर। ये आपको तो हुकूमत को भी नहीं पता, हम सब लोगों को भी नहीं पता, मीडिया भी चुप है। एक खबर सिर्फ आई है DGISI आपको जनरल ज़हीर आके बताया कि मैंने इस मसले सर, इस पार्लियामेंट ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, करारदादें मंजूर की हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? पार्लियामेंट खुदा के लिए कौन सी फॉरेन पॉलिसी सर? कौन सी पार्लियामेंट? तो फिर आप फौज को ऐसी पार्लियामेंट जिसने कट मोशन ही नहीं बजट पे पेश किया, ऐसी पार्लियामेंट जिसने पाकिस्तान क्या दुनिया की पार्लियामानी तारीख में बजट में कट मोशन नहीं पेश किया, उसको क्या पता है? लेकिन उस पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। उस पार्लियामेंट ने आपके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, क्या उसको वायलेट नहीं किया गया? जब सिर्फ सियासतदान बात कर रहे थे तो उस वक्त कह रहे थे कि गलत है नेटो सप्लाई के ऊपर। जब सारे बैठ गए इकट्ठे, DCC की मीटिंग हो गई, किसी ने बात नहीं की। अगर ये सारे के सारे दिफाए पाकिस्तान, कौंसल पाक, फौज, सारी असम्बली, सारा सदर, सारा प्राइम मिनिस्टर नेटो सप्लाई की हिमायत कर दे, जो होना है वो सप्लाई लाइन के साथ होकर रहेगा। ये फिर तो DGISI को फिर उनको जाना भी चाहिए। DGISI क्या जमानत दे सकता है? खैबर एजेंसी की दे सकता है? खैबर एजेंसी में खुद रिवोल्ट है। मुझे लोग फोन करते हैं, SMS करते हैं, क्या देखें ना, सारी एजेंसियां जो है वो बारूदी सुरंगें बन गई हैं। इस फौज को वहां से निकलना है, इस फौज को वहां गुडविल रिलेशन क्रिएट करना है। इस फौज को जिस दलदल में घुसेड़ दिया गया है, ये सियासतदान उसको नहीं निकालेगा, फौज को खुद निकलना है। फौज को देखें ना, फौज में क्या किसी को पता है कि कितने जवान अपाहज हो चुके हैं? हजारों की तादाद में। आपको पता है कि आम शहरी भी तो मारे गए हैं, दोनों, वो भी हमारे बेटे, हमारे भाई हैं, वो इसीलिए मारे गए पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल सही है। देखिए ना, दोनों का, एक का बैक फायर है, एक का एडवांस फायर है। सो दोनों एक ही नुक्ते से हैं और इसको खत्म करना चाहिए। और अब जो हालात है, मैं समझता हूँ इस मुल्क में, पाकिस्तान में, और कोई बात है नहीं है। शाम को जब लोग आपको सुनते हैं तो वो फील करते हैं कि ये हमारी तर्जमानी हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल। लेकिन शेख साहब, अभी खान साहब वो खैबर एजेंसी जाने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने की बात कर रहे हैं, उनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं। वजीरिस्तान जाने के लिए उनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं। तो सियासतदान क्या करें? आप खुद सियासतदान हैं, वजीरिस्तान देखें, मैं तो ऐसा सियासतदान हूं कि 3 खुदकुश से और 1 कातलाना हमलों से बचाऊं इस पाकिस्तान में। कैसे सर? देखिए, हो जाए, कोई बात नहीं। मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि मौत उसकी हिफाजत करती है। जिस मुसलमान का ये ईमान नहीं कि तरक्की, तनज़्ज़ुली, बीमारी, सेहत, जिंदगी, मौत खुदा की तरफ से, मारने वाले भी तो मुसलमान हैं। ठीक है, ऐसे देखे ना, मेरा ये ईमान है कि जहां मेरे 5 साथी गए हैं उस दिन मैं भी चला जाता अगर मेरा बूट न स्लिप होता। अगर खुदकुश का 1-1.5 मिनट इधर उधर हो जाता तो मैं शायद इस वक्त लोग मुझे भूल भी चुके होते। कोई ना याद रखता कि यहाँ एक शेख रशीद था बावड़ा खाने में। मेरे कितने लोगों को मैं जानता हूँ, लोग जिनको भूल चुके हैं। ये सब लोग बातें करते हैं। आप खान साहब के साथ जाएंगे वजीरिस्तान जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे? देखिए, मैं खान साहब भी अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये खान साहब का मसला है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं अभी ये कुछ नहीं कह सकता। मैं ज़रा इतना 24 आवर का पॉलिटिशियन नहीं हूं। देखिए, मैं अकेली मेरी जान है। मैं पॉलिटिक्स अभी आपको कह दूं मैं वजीरिस्तान जाऊंगा, वहां जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं नहीं जाऊं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अब आम इंतखाबात ज़ाहिर बाने हैं, आप कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर इसी तरह का टाइम है जिसमें होगा। कौन कौन से इत्तेहाद अब बनते देख रहे हैं? क्या MKM नून लीग वर्कआउट करेगा, MKM PTI वर्कआउट करेगा इत्तेहाद, या क्या कहते हैं आप? देखिए, एक इत्तेहाद तो वो होगा जो इलेक्शन से पहले बनेगा। अगर वो बनेगा, इलेक्शन अनाउंस होने पे ज़ाहिर है हम भी इत्तेहाद करेंगे, इस इत्तेहाद में और लोग भी आएंगे। और एक इत्तेहाद वो होगा जो इलेक्शन के बाद बनेगा।
मेरी अगर नज़र इस लाइट पर है, अगर मुझ में सलाहियत नहीं है कि मैं दीवार के पीछे देखूं, तो मैं इसके कीड़े काटने लगा शुरू, ये मच्छर नज़र आ रहे हैं, फलां फलां। अगर मेरी दीवार के पीछे नज़र है तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए। असल में पॉलिटिक्स जो है ये नाअहल लोगों के हाथों में की भेंट चढ़ गई है। सो जो इत्तेहाद बाद में बनने हैं उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। ये मुल्क है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, कोई बनाना स्टेट नहीं है। सो देयर विल बी अलायंसेस बिफोर द इलेक्शन and there may be alliances after the election if there will be election. लेकिन and if there is no election then there will be a selection. सही, जैसे और वो सिलेक्शन के चांसेस भी आप कह रहे हैं खत्म नहीं हुए अभी इस मुल्क में देखो ना, बीमारी डंगी शंगी आ जाते हैं, आप पागलों का ग्रोह बाहर निकल सकता है। तो तहरीके इंसाफ ने आपके साथ अलायंस किया, नून लीग के साथ कोई चांस उनका नजर नहीं आता, जमात इस्लामी कहीं देखें जी, चौधरी निसार साहब ने आके लंदन से फायर किया, मुझे आज नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। देखें, हम अपनी एनर्जीज को ज़ाया ना करें। और आप यकीन जाने कि खान साहब से भी मैंने ये गुजारिश की है, मैं रोज़े से हूँ, मैंने खान साहब को कहा खान साहब छोड़े पड़े, आप अपनी डायरेक्शन पे लें। लेकिन अगर मेरी एक डायरेक्शन है, मुझे कई लोग कहते हैं जी आज आपके खिलाफ, मैं कहा यार मेरे खिलाफ लगा ना, जहां मैं नहीं था प्रोग्राम में वहां मेरा जिक्र हो रहा है, आई एम थैंकफुल टू दैट। लेकिन अब मेरे में इतना हौसला होना चाहिए कि भी जहां मैं नहीं हूं वहां मैं उनके ज़हन पे सवार हूं। सो हमें कूल डाउन करना चाहिए, इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। और इस मुल्क में ये सितंबर अक्टूबर बड़े भारी महीने हैं। अक्टूबर के देखिए इकॉनमी डिजास्टर होने लगी है, तबाही होने लगी है। अमेरिकन इमदाद भी इस दलदल में पड़ के कुछ नहीं करेगी। इनको IMF के पास जाना है, इनको वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, और हमारी जानों और हमारी आसाइशों और अलाइशों पे जाना है। कीमत हमने अदा करनी है। इन्होंने माल बनाना है, कमाई करनी है, भलाई भलाई खानी है। हमें कहना चढ़ जा पुत्र सूली राम भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब की खरी खरी बातें आप सुन रहे थे, सीधी सादी। हमने एक पोल रखा था, शेख रशीद के तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का फ़ायदा किसको है, शेख रशीद को, इमरान खान को, दोनों को नहीं। शेख रशीद साहब के लिए आए हैं 63% लोगों का कहना है कि शेख साहब को फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब को लोगों का कहना है 12% लोगों का कि उनको फ़ायदा होगा, दोनों को नहीं होगा। 25% लोगों का कहना है कि दोनों को फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा इस अलायंस का फ़ायदा बराबर है और शेख साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। प्रोग्राम आपने देखा और गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।